आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? बट इन रियलिटी इट टर्न्स आउट दैट इन मैथमेटिक्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इज टू काउंट। सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए आपको पास 3 चॉइस है। एक एयरवे, अब बताओ कितने तरीके से जा सकते हो? 4। सब लोग 4 देख पा रहे हो? एंड वर्ड, तो आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हो। जैसे आपने शर्ट की कैबिनेट खोली तो आपने देखा आपके 3 फेवरेट शर्ट्स पड़े हुए, 5 स्विचेस, 5 बल्ब। अब आप जब रूम में एंटर किए हो तो घुप अंधेरा है। इसका मतलब क्या है? अब आपको रूम में रोशनी करनी है, तो बताओ कितने तरीके से रूम को लाइटन अप कर सकते हो? लेट्स से ये आपके पास एक नंबर पड़ा है, ठीक है, इट्स अ कंपोजिट नंबर, है ना? इट्स अ कंपोजिट नंबर जिसका मैंने ऑलरेडी आपको क्या करके दे दिया? प्राइम फैक्टराइज करके दे दिया। अब मुझे जानना है 5 टू द पावर 0 को मैं फैक्टर कह सकता हूं, 5 टू द पावर 1 को फैक्टर कह सकता हूं, 5 टू द पावर 2 को फैक्टर कह सकता हूं। आई एम श्योर अब आपको प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। 8 किताबें हैं और स्लॉट है 3। हमेशा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से बड़ा ही होगा। क्या ये जो n फैक्टोरियल है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है? आप सबसे ज्यादा चैलेंज देखोगे सर इसको याद करना कितना कठिन है। n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर माइनस 1, ठीक। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये वर्ड सुना है पहले कभी? कितने बच्चे पहली बार सुन रहे हैं? ओके, अभी तो सारे बच्चों ने बोला यस सर। अब इतने सारे बच्चे पहली बार सुन रहे हैं। कितने लोग पहली बार सुन चुके हैं? पहले सुन चुके हैं? ओके, हाँ बताओ क्या समझते हो इस वर्ड से? हम्म, अच्छा चलो, इस वर्ड का मतलब समझते हो? शफलिंग। शफलिंग मतलब क्या होता है? इधर उधर करना, रैंडम ऑर्डर। हाँ, ओके, मतलब शफलिंग मतलब अरेंजमेंट्स को बार बार चेंज करना, है ना? ठीक, मतलब ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करना। जैसे कार्ड्स को आप शफल करते हो, या आप अपने बुक शेल्फ पे जो आपकी अगर 9-10 किताबें रखी हुई है तो उसे आप चेंज करते रहते हो, उसके ऑर्डर चेंज करते रहते हो, उसके अरेंजमेंट चेंज करते रहते हो। इस एक्ट को शफलिंग भी कहते हैं और इस एक्ट को परम्यूटेटिंग भी कहते हैं। इस एक्ट को क्या करना होता है? परम्यूटेट करना, ठीक है। तो जब परम्यूटेशन वर्ड सुने पहली बार तो आपके दिमाग में हमेशा क्या क्लिक करना चाहिए? शफलिंग, अरेंजमेंट्स को चेंज करना, ऑर्डर देखना कितने तरीके से हम ऑर्डर में चीजों को रख सकते हैं, ठीक। तो जब भी परम्यूटेशन वर्ड सुनोगे क्या दिमाग में आएगा? शफलिंग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, है ना? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। मतलब अगर पहले फिजिक्स की किताब रखी है, फिर केमिस्ट्री की, फिर मैथ्स की, पहले फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर ये एक ऑर्डर है, फिर रखा है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये दूसरा ऑर्डर है, तो ऑर्डर चेंज हो गया। तो कितने ऑर्डर में आप चीजों को रख सकते हैं, कितने अरेंजमेंट्स में आप चीजों को रख सकते हैं, तो दिस इज द एक्ट ऑफ परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। क्या होता है? सिलेक्शन, या चूज करना, या चूज करना, सेलेक्ट करना, चूज करना, कंबाइन करना, ये तीनों एक ही मतलब है। अब जैसे ही मैं ये कहता हूं सेलेक्ट करो, चूज करो, कंबाइन करो, तो अगर आपने 3 किताब उठा के रखी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, ये किताब आपने चूज की, और एक बच्चे ने चूज की मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्या दोनों की कॉम्बिनेशन सेम है?
तो इसका मतलब है when you are selecting something, order is not important. In the world of permutation, these two are different things. In the world of permutation, these two are different things. एक है पहले फिजिक्स की किताब रखी है, फिर केमिस्ट्री की, फिर मैथ्स की, और यहाँ पे लिखिए पहले मैथ्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर, तो ऑर्डर चेंज हो गया. ऑर्डर, तो यहाँ पे ये दोनों सेम चीजें हैं, ये एक ही काउंट होगा, ये एक ही, और यहाँ पे वो दो डिफरेंट चीजें हैं. तो मतलब यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो ये जो चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसे कॉम्बिनेटोरिक्स कहते हैं, उसके अंडर आता है. अगर आप और डिटेल में जाएंगे, हायर स्टडीज में जाएंगे, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पार्ट है. आप जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप ग्राफ थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें आप नंबर थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें आप कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ते हैं. और जैसा कि आप इस बेसिक इंट्रोडक्शन से आपको इतना समझ में आता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मीन्स how to count the number of ways to arrange something in a certain order, and combination means the number of ways of selecting something. तो जैसे ही परम्यूटेशन वर्ड सुनो तो अपने बाय डिफॉल्ट शफलिंग दिमाग में ले आओ, अरेंजमेंट्स ले आओ, ऑर्डर ले आओ, और जैसे ही कॉम्बिनेशन सुनो, सिलेक्शन, चूजिंग, और ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में आ जाएगा. राइट और रॉन्ग? तो कहीं ना कहीं मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है डील्स विथ काउंटिंग. इट डील्स विथ, एंड यू गाइज थिंक दैट काउंटिंग इज इजी बिकॉज यू हैव बीन काउंटिंग सिंस योर childhood. But in reality, it turns out that in mathematics, one of the most difficult job is to count. है ना? तो वही एक्ट हम सीखेंगे. Permutation combination turns out to be one of the most conceptual and one of the most difficult chapter of mathematics. When you go for, even if you are preparing for IOQM, combinatorics, lots of questions come from combinatorics. When you go in class 11, 12 for your IIT JEE preparation, you will also encounter this chapter, permutation and combination, and that will give you a lot of sleepless nights, है ना, to master it, to understand it. उसके बाद भी ऐसा होगा कि आप permutation combination में अच्छा खासा प्रैक्टिस करने के बाद भी जब सवाल आएगा तो शायद सॉल्व ना हो, है ना. बट हम इसके पूरे फंडामेंटल्स को समझेंगे. ठीक, तो बहुत ही बेसिक चीजों से मैं बात करता हूं, और अभी आपको किसी भी थ्योरी को बिल्ड करने की जरूरत नहीं है. आपको बस ओपन माइंड होकर चीजों को सुनना है और समझना है कि इसका क्या आंसर होगा. ठीक, अगर मान लीजिए आप सिटी ए में है, कहाँ है, और आपको जाना है सिटी बी, आपको जाना है सिटी बी. सिटी ए से सिटी बी जाने के लिए आपको पास तीन चॉइस है. एक एयरवे, एक रोडवे, एक रेलवे, और एक शिप, है ना. लेट से आप इन चार तरीकों से जाते हैं सिटी ए से सिटी बी. तो अगर मैं पूछता हूं हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव, तो आप क्या आंसर देते हो? 4. सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप उंगली से काउंट करके बता सकते हो. सर ईदर आई विल गो विथ एयरवे और रोडवे और रेलवे और वाटरवे. अब मैं तुम्हें बताता हूं कि लेट से दिस इज सिटी ए, दिस इज सिटी बी, एंड दिस इज सिटी सी. ठीक, सिटी ए से सिटी सी अब जाना है आपको. क्या जाना है? सिटी ए से, और आप ए से बी जाने के लिए दो रास्ते देख रहे हैं. कितने रास्ते? दो रास्ते. या तो नेशनल हाईवे पकड़ो या बीच बीच शहर से निकल जाओ, है ना. और बी से सी जाने का लेट से एक ही रास्ता है. ठीक, अब आप यहां पे अपनी कार पार्क कर रहे हो, अब स्टार्ट कर रहे हो कि अब मैं अपनी जर्नी शुरू करूंगा. तो कितने तरीके से तुम शहर सी जा सकते हो सिटी ए से? दो तरीके से. यू विल ईदर गो
you'll take this car and go this way one way, or you'll go this way, or ठीक। अब बताओ कितने तरीके से जा सकते हो? चार। सब लोग चार देख पा रहे हो? ओके। अब छह। किसी को पांच दिख रहा है क्या? कोई ऐसा बच्चा जो पांच कह रहा है? नहीं, सबको छह रास्ते दिख रहे हैं। इफ आई टेक दिस इज माई कार, आई विल गो वन चॉइस, टू चॉइस, थ्री चॉइस, फोर चॉइस, फाइव चॉइस, सिक्स चॉइस, राइट? अब नाइन। अब अब आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो, है ना? आप कह रहे हो ए से बी जाने के रास्ते तीन हैं और बी से सी जाने के रास्ते पांच हैं। आप 3 into 5 कह रहे हो, राइट? ओके। नाउ लेट्स से अब एक फ्लाइट भी है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है ए से सी को। क्या? अब कितने तरीके से जा सकते हैं? 16। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप बेसिक प्रिंसिपल्स के तहत पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे और अब आप ऐड कर रहे हो। आई विल कम बैक टू दिस, बट इतना तुमने अब तक सक्सेसफुली काउंट कर लिया है, ठीक है? ओके। लेट्स से आज संडे है, सुबह आईओक्यूएम की क्लास है, तो आप लोग तैयार होने के लिए नहा धोने के बाद कबर्ड खोले होगे। कबर्ड खोलने के बाद आपने सोचा होगा कौन सा शर्ट पहने। तो जब आपने कबर्ड खोला तो आपने देखा कि ऐसे करके तीन टी शर्ट्स पड़े हैं, तीन टी शर्ट्स पड़े हैं, और चार लॉन्ग स्लीव शर्ट्स पड़े हैं, कुर्ता कह लो, लॉन्ग स्लीव कह लो, ठीक? टॉप तो पहनना ही है। तो बताओ कितने चॉइसेस थे तुम्हारे पास टॉप पहनने के? सात। कैसे डिसाइड किया? आपने कहा सर ईदर आई एम गोइंग टू वियर शॉर्ट स्लीव और लॉन्ग स्लीव। आपने देखा शॉर्ट स्लीव में आपके पास तीन चॉइसेस हैं और लॉन्ग स्लीव में आपके पास, तो आपने कहा मेरे पास टोटल सात चॉइसेस हैं, ठीक? दिस इज हाउ you decided that you have 7 choices to wear your top. Now, अब आप गए सेकंड कैबिनेट में, ट्राउजर जहां रखा था। जब ट्राउजर जहां रखा था वहां पे आप गए तो आपने देखा कि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, सो यू कैन थिंक कि आपके पास लेट से 5 ट्राउजर्स पड़े हैं, 2 डेनिम है, 2 चीनो है, एक कैजुअल ट्राउजर है ना? ऐसे करके 5 ट्राउजर्स आपके पास पड़े हैं। अब आपके पास टोटल आईओक्यूएम की क्लास में आने के लिए कितने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेसेस पॉसिबल थे? 35। कैसे? ओके। तो आप बेसिक प्रिंसिपल से ये समझ पा रहे हो कि कहां पे ऐड करना है और कहां पे मल्टीप्लाई करना है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रहा हूं कि आपका फंडामेंटल्स अच्छा है। अब इसी को मैं फॉर्मुलाइज करूंगा, इसी को मैं, और यही आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर के नाम, चैप्टर का सिद्धांत रखेगा, जो आपके लिए ऑलरेडी काफी नेचुरली आ गया है, जिसे हम कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसे क्या कहते हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। और इसके दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप किसी कार्य को करने के लिए
इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हो, ईदर और किसका, ईदर और, तो आप बेसिकली क्या करते हो, यू यूज द प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जैसा कि आपने देखा था, ईदर रोडवे, एयरवे, वाटरवे और रेलवे, तो आपने सारे चॉइसेस को ऐड कर दिया था। ईदर शॉर्ट स्लीव और लॉन्ग स्लीव, आपने अपने चॉइसेस को ऐड कर दिया था। और जब आप एंड वर्ड सुनते हो, क्या वर्ड, एंड वर्ड, तो आप इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हो, जैसे शर्ट एंड ट्राउजर, शर्ट एंड सिटी ए टू बी एंड बी टू सी। तो किसी भी कार्य को करने के लिए अगर आप एंड वर्ड का प्रयोग कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करने का सोचोगे, और अगर आप ईदर और वर्ड का प्रयोग कर रहे हो तो आप ऐड करने का सोचोगे। ठीक, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टर्म कहते हैं केसेस। अगर आप चीजों को, किसी क्रिया को करने के लिए केसेस बनाते हो तो आप बेसिकली यूज करोगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और जब आप किसी क्रिया को करने के लिए स्टेजेस बनाते हो तो आप करोगे, अब क्वेश्चन है सर कैसे आइडेंटिफाई करें कौन केसेस है और कौन स्टेजेस है। ठीक, तो मैं इसको इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि मान लीजिए आपकी सारी ट्राउजर्स गीली होती, गंदी होती, तो आप जब अपना कैबिनेट खोलते तो आपको कोई भी ट्राउजर नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब है कि आपको आज लोअर पहनने के लिए कुछ भी नहीं। क्या आप तैयार होकर यहां आ पाते? नो। तो मतलब जो ट्राउजर वाला इवेंट था वो आपका स्टेजेस था, केस नहीं था। जैसे ही आपने ट्राउजर को क्रॉस मारा आपका इवेंट खत्म हो गया, अब आप ये कार्य नहीं कर सकते। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो शर्ट्स और ट्राउजर जो कहानी थी वो कहानी स्टेजेस की थी। वो कहानी किसकी थी? स्टेजेस की। जब आप किसी कार्य को कर रहे हो और उसमें से कोई कार्य को मैं रिमूव कर देता हूं, उसके बावजूद आप अपना कार्य कर लोगे, तो उसे क्या कहेंगे? केसेस। जैसे ईदर लॉन्ग स्लीव और शॉर्ट स्लीव। मान लीजिए आपके सारे शॉर्ट स्लीव्स गंदे पड़े, क्या आप आज आ सकते हो? कैसे? लॉन्ग स्लीव पहन के आ जाओगे, लॉन्ग स्लीव पहन के आ जाओगे, राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब है शॉर्ट स्लीव और लॉन्ग स्लीव वाली जो कहानी थी वो थी केसेस की। जैसे लेट से फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई है, क्या आप सिटी ए से सिटी बी जा सकते हो? आई कैन टेक रोडवे, आई कैन टेक रेलवे, आई कैन टेक वाटरवे। तो मतलब अगर मैं एयरवे को बंद भी कर दूं तो भी मेरा कार्य खत्म हो रहा है। लेकिन मान लीजिए सिटी ए से सिटी सी जाना है और मेरे पास सिर्फ रोडवे है, और सिटी ए से सिटी बी की जितने भी रोड्स हैं सब ब्लॉक्ड है, या सिटी बी से सिटी सी में लैंडस्लाइड आ गया है, तीनों रोड ब्लॉक हो गए हैं, तो क्या आप कार्य कंप्लीट कर पाओगे? नहीं। तो उसे हम कहेंगे केसेस। तो आपको केसेस और स्टेजेस का फर्क समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट? ठीक, मेकिंग सेंस? ओके। अगर लेट से मैं आपसे कहता हूं, मैं थोड़ा सा चॉइसेस और बढ़ाता हूं, ठीक? अब लेट से अब आपको तैयार होके जाना है, ठीक, डिनर पार्टी पे। ठीक, कहां जाना है? डिनर पार्टी पे तैयार होके जाना है। तो जब आपने अपने शर्ट की कैबिनेट खोली, आपने शर्ट की कैबिनेट खोली, तो आपने देखा आपके 3 फेवरेट शर्ट्स पड़े हुए हैं जो डिनर पार्टी के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है। जब आपने ट्राउजर्स खोला तो आपने देखा कि 4 ट्राउजर्स पड़े हैं। शूज देखा, आपने देखा कि 2 शूज अच्छे पड़े हुए हैं। टाई देखा, 3 अच्छी टाई पड़ी हुई है।
और हैट देखा, 2 हैट पड़ी हुई है, ठीक। अब जब आप तैयार हो रहे हो डिनर के लिए, डेट पे समझ लो, डेट पे जाने के लिए, है ना, तो शर्ट का कैबिनेट खोलोगे तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 3। अगर सलमान खान है आप तो 4 चॉइसेस। क्यों? सलमान खान बिना शर्ट के जा सकता है ना, आप नहीं जा सकते, तो आप 3 चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक। ट्राउजर 4, ये सलमान खान के पास भी सिर्फ 4 ही चॉइसेस है ना, अदरवाइज इट विल लुक वेरी ऑड। शूज 2। अच्छा, क्या बताओ कि डिनर इसमें जाने से पहले ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं रखा गया है कि टाई पहन के आना है या हैट पहन के आना है, शर्ट ट्राउजर पहन के आना है, ये ड्रेस कोड है, ठीक है। शूज भी नंगे पांव नहीं जाना है, ये भी ड्रेस कोड है, लेकिन टाई हैट इज नॉट पार्ट ऑफ द। तो टाई के लिए हमारे पास कितने चॉइस है और हैट के लिए 3। अगर मैं इस डिनर पे मैंडेटरी डाल दूं कि टाई पहन के आना है, जैसे स्कूल में मैंडेटरी होता है टाई पहन के आना है, ये पहन के आना है, तो फिर टाई के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस और हैट के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस। लेकिन मैं बता देता हूं कि क्या क्या मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है। तो अब मुझे बताइए कि आप कितने तरीके से तैयार होकर आज डिनर टेबल पे जा सकते हैं। ओके, तो आपने शर्ट के लिए लिखा 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। तो आपने काउंट किया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96, 96 3 जा। So this is how you calculate it. Very good. Making sense or not making sense? Okay. मान लीजिए आप किसी रूम में जाते हैं, इसी रूम में देख लो कितने बल्ब हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो लेट से आपके रूम में 7 बल्ब रखे हुए हैं। कितने हो गए? 5, चलो 5 ही रहने दो, है ना। 5 बल्ब हैं आपके रूम में, 5 स्विचेस, 5 बल्ब। अब आप जब रूम में एंटर किए हो तो घुप अंधेरा है, इसका मतलब क्या है? अब आपको रूम में रोशनी करनी है। कितनी रोशनी करनी है? रोशनी करनी है। तो बताओ कितने तरीके से रूम को लाइटन अप कर सकते हो? आंसर बताओ फाइनली, कितने? मुझे रूम में रोशनी चाहिए, गुप अंधेरा नहीं चाहिए। तो या तो मैं एक भी लाइट जला दूंगा तो रोशनी हो जाएगी रूम में, है ना। एक भी जला दूंगा तो रोशनी हो जाएगी, 5 जला दूंगा तो भी रोशनी होगी। तो बताओ कितने तरीके से मैं इस पूरे कार्य को अंजाम दे सकता हूं? एक बच्चा कह रहा है 32। ओके, 120 क्यों कह रहे हो? हाँ, वैसे थोड़ी होता। हाँ, 20 क्यों? 20 क्यों कह रहे हो? देखो ये लड़का ना बिल्कुल सही है, थोड़ी सी गलती कर गया है, थोड़ी सी गलती कर गया है। आंसर, अच्छा मैं इसको चांस दे रहा हूं, आंसर 32 नहीं 31 है, बताओ क्यों? आंसर 32 नहीं 31 है, बताओ क्यों? तो मैं एक चांस दे रहा हूं अपने आंसर को ठीक करने का। ये सोचा सही है 32, लेकिन फिर उसको आंसर को मॉडिफाई नहीं किया। द आंसर इज 31। हाँ, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। तो हम अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उस बच्चे ने जो सोचा वो ये सोचा कि 5 बल्ब है, तो हर बल्ब के लिए मेरे पास 2 चॉइस है, या तो ऑन करूं या तो ऑफ करूं। 2
2 2 2 2। फर्स्ट बल्ब एंड सेकंड बल्ब एंड थर्ड बल्ब एंड फोर्थ बल्ब। तो एंड वर्ड सुनते ही मुझे क्या करना पड़ता है? इस प्रक्रिया में जो मैंने 32 काउंट किया, इसमें मैंने सारे सिनारियोज ऐड कर दिए। और कौन सा सिनारियो ऐड हो गया जो नहीं करना था? इवन वो सिनारियो ऐड हो गया कि जब रूम में लाइट बिल्कुल भी नहीं, मतलब पांचों ऑफ। तो अब ठीक कैसे करें इसको? मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस। ओके, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, लेट्स से ये आपके पास एक नंबर पड़ा है, ठीक, इट्स अ कंपोजिट नंबर, है ना, इट्स अ कंपोजिट नंबर जिसका मैंने ऑलरेडी आपको क्या करके दे दिया? प्राइम फैक्टराइज करके दे दिया। अब मुझे जानना है क्या जानना है कि ये जो नंबर n मुझे दिया है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो मुझे बताओ कितने बच्चे इस वर्ड को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं कि इस वर्ड को वो बहुत अच्छे से समझते हैं? सब लोग इस वर्ड को समझते हैं? अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं 12, तो कोई बताएगा मुझे कि 12 के कितने फैक्टर्स होंगे? उंगली पे बता दो। 1 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा, 3, तो मैं काउंट करूं तो कितने हो गए? 6 फैक्टर्स। तो 12 के टोटल नंबर फैक्टर्स कितने हैं? 6। मुझे जानना है ये जो विशाल नंबर मैंने आपके सामने दिया है, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 16। व्हाट? हाँ हाँ, ओके, 60। कौन कौन 60 कह रहा है? ओके, 1 2 3। तुम बताओ क्यों 60 क्यों कह रहे हो? Okay. मैंने ये क्लास ले रखी है क्या? नहीं, अच्छा एमटीएसी क्लासेस में, ओके 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 ओके। देखो, जब भी मुझे फैक्टर्स काउंट करने हैं, जब भी मुझे फैक्टर्स काउंट करने हैं, तो जब मैं फैक्टर्स काउंट करता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं 2 इज द फैक्टर? क्या मैं कह सकता हूं 1 इज ऑल्सो द फैक्टर? क्या मैं कह सकता हूं 2 स्क्वायर इज ऑल्सो द फैक्टर? क्या मैं कह सकता हूं 2 क्यूब इज ऑल्सो द फैक्टर? क्या मैं कह सकता हूं 2 टू द पावर 4 इज द फैक्टर? नो। तो मतलब मैं 2 टू द पावर 0 से 2 टू द पावर 3 तक किसी को भी फैक्टर बोल सकता हूं। सेम वे 5 टू द पावर 0 को मैं फैक्टर कह सकता हूं, 5 टू द पावर 1 को फैक्टर कह सकता हूं, 5 टू द पावर 2 को फैक्टर कह सकता हूं। क्या 5 टू द पावर 3 को फैक्टर कह सकता हूं? नहीं। क्या 7 टू द पावर 0 को फैक्टर कह सकता हूं? 7 टू द पावर 1 को फैक्टर कह सकता हूं? 7 टू द पावर 2 को? 7 टू द पावर 5 को? नो। क्या मैं 11 को फैक्टर कह सकता हूं? क्या मैं 3 को फैक्टर कह सकता हूं? नो। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर से क्रिएट होता है यूनिकली, है ना। तो मैं देख सकता हूं इस नंबर की जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो 2 3 2 5 और 7 है।
तो इसमें किसी और प्राइम नंबर की कोई जगह नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं इसका फैक्टर 2 × 5 है? क्या मैं कह सकता हूं इसका फैक्टर 2 × 5 × 7 है? तो ऐसे जितने भी तारे जुड़ेंगी, ऐसी जितने भी तारे जुड़ेंगी वो उसके फैक्टर होंगे। तो अगर मैं इस पूरी कहानी को इस फॉर्म में लिख दूं, 2⁴ इंटू 5⁵ इंटू 7⁶ ठीक, अगर मैं आपको ये लिख के दे दूं तो अब आप कह सकते हो कि सर ये आपने जितने भी फैक्टर्स होंगे उसका मॉडल चेहरा दिखा दिया, वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यू जस्ट थिंक ऑफ वन ऑल्सो, तो वन को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 2⁴0 5⁵0 7�0। तो आई एम एबल टू राइट एवरीथिंग, ठीक। सो यू नेम अ फैक्टर एंड आई विल बी एबल टू राइट इट। तो इसका मतलब अगर मैं ए को देखूं तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। क्यों? मैं 0 भी ले सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 2 भी ले सकता हूं, 3, जैसा प्रीवियस एग्जांपल में हमने टाई और हैट की बात की थी। टाई और हैट ना भी हो तो काम चल जाएगा। यहां पे और यहां पे ये सब कहानी स्टेजेस की है या केसेस की है? स्टेजेस की है। एंड कंडीशन लगा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन में मैं छोटा सा ट्विकिंग कर दूं, मैं लिख दूं कि अच्छा काउंट मी द नंबर ऑफ फैक्टर्स, डू नॉट कॉल 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज ए फैक्टर, तो फिर क्या आंसर लिखोगे? 58। You will simply remove the original number and 1 because original number is also the factor and 1 is also the factor. And if I say just remove, do not count 1 as a factor, तो 59। तो तुम्हें बेसिक सी बात अच्छे से पता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ट्विकिंग मार रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि काउंट मी द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, काउंट मी द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो क्या कहानी हो जाएगी? इसका मतलब है सर, अगर आप प्रीवियस एग्जांपल में जहां पे शर्ट, ट्राउजर और शूज की बात कर रहे थे, तो उस प्रीवियस एग्जांपल में सर शर्ट और ट्राउजर और शूज कंपलसरी था, मैंडेटरी था। विदाउट दैट यू आर, लेकिन जो आपने सर 60 काउंट किया है उसमें आपने कुछ भी मैंडेटरी नहीं रखा। आपने कहा 2 आ सकता है तो आजा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। 3 तू आ सकता है तो 5 तू आ सकता है तो आजा, नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं। 7 तू आ सकता है तो आजा, नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं। उसी हिसाब से आपने 3 × 4 × 5 किया। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि आई वॉन्ट इवन फैक्टर्स, आई वॉन्ट, तो विच बिकम्स मैंडेटरी? 2 बिकम्स मैंडेटरी। तो इसका मतलब कौन अब अलाउड नहीं है? 2⁴ अलाउड नहीं है। विच इज अलाउड? 2⁴1 अलाउड है, 2⁴2 अलाउड है, 2⁴3 अलाउड है, बट 2⁴0 5 पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है? 5 does not play any role to make a number even or odd. 5 literally does not play any role in classifying any number to be even or odd. The same goes for 7. The same goes for. So बताओ, how many even factors are there? So you will simply say, sir, A has 3 choices, B has 3 choices, C has 5 choices, and you will say the answer is 45. Making sense? If I ask you, count me the number of even factors, do not include 1 as its factor, तो क्या आंसर होगा? 45, क्योंकि वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। Do not count 1 and the number itself as its factor. The answer would be 44, because जो ओरिजिनल नंबर है वो इवन है, वो काउंट हो गया है।
ठीक, ओके. If I ask you, count me the number of odd factors. Count me the number of, what will your answer? If I ask you what is the total number of odd factors, so what will be your answer? 32. क्यों? The answer would be 15 because total number of factors is 60. The total number of factors is 60. And I have already counted the even factors जो बचे वो odd है. So 60 minus 45 is, or you can say, sir, अब 2 के ऊपर ये तीनों अलाउड नहीं है. 2 के ऊपर ना 2 to the power 1 अलाउड है, ना 2 to the power 2 अलाउड है, 2 to the power 3 अलाउड नहीं, 2 to the power 0 अलाउड है. तो 2 के पास कितने चॉइसेस है? 1. मेकिंग सेंस? तो दिस इज द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स. सेम मैं बोल दूंगा 1 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी फैक्टर, तो आंसर हो जाएगा 14. ठीक, द आंसर वुड बी 14. अब मेरा सवाल है, काउंट मी द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5. विच आर मल्टीपल ऑफ 5. अब कोई संख्या मल्टीपल ऑफ 5 है, उसका क्या मतलब होता है? 5 is a factor. 5 has to be there. तो अब मेरे लिए ट्राउजर क्या बन गया? 5 to the power 0 becomes my 5 becomes my trouser because 0 is allowed नहीं है. 0 allowed नहीं है. क्या 2 plays any role for a number to become a multiple of 5? It has no role. 7. तो ए के पास अभी भी कितनी चॉइसेस होंगी? और सी के पास? और बी के पास? सो कितने फैक्टर्स होंगे? 40. देखो ये हो गया टोटल, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया 5, मल्टीपल ऑफ 5, है ना? मेकिंग सेंस? अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर which are multiple of 7? So now it's easy peasy for you. So you would say, sir, इसके लिए तो अभी भी 4 चॉइस है और इसके लिए अभी भी 3 चॉइसेस हैं और इसके लिए सर अब सिर्फ 4 चॉइसेस हैं. 48. ठीक, मेकिंग सेंस? अब मेरा सवाल है कि काउंट मी द नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ ईदर 5 और 7. क्वेश्चन समझ में आया? नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ ईदर 5. 32. कैसे क्या 32? 4 इंटू ईदर 5 और 7 का मतलब समझते हो? एडिशन होगा. तो क्या होगा आंसर? देखो तुम्हें पता है ये जो बैग है, ये जो बैग है, ये जो बैग है, इसमें 5 के मल्टीपल रखे हैं. टोटल कितने हैं? और इस बैग में 7 के मल्टीपल्स रखे हैं. टोटल 48. अब मेरा सवाल है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ ईदर 5 और 7, तो आंसर क्या होगा? मैं सिंपल सी बात ये तो कह सकता हूं, सर मुझे ये दोनों को काउंट करना होगा, मुझे ये दोनों को काउंट करना होगा. तो मेरे सबसे पहले दिमाग में आएगा सर 40 प्लस 48. क्या आएगा दिमाग में? 40 प्लस, और वो काउंट क्या बन गया? 88.
और फिर मैं बोलूंगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो 60 है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, और काउंट हो रहा है 88, मतलब मैं कुछ ओवर काउंटिंग कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ओवर काउंटिंग कर रहा हूं। क्या ओवर काउंट हो रहा है, एक बात बताओ, 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 40 लोग क्रिकेट खेलते हैं और 48 लोग हॉकी खेलते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पूरी क्लास में 88 बच्चे हैं? अगर मैं क्लास में एक पोल कराता हूं कि कितने बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने बच्चे हॉकी पसंद करते हैं, और जितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं उन्होंने हाथ खड़ा किया, मैंने काउंट किया, इट टर्न आउट टू बी 40। जितने लोग हॉकी पसंद करते हैं उन्होंने फिर अपना हाथ खड़ा किया, आंसर आया 48। बट क्लास में प्रेजेंट थे बच्चे सिर्फ 60। तो क्या मैंने कुछ गलत काउंट किया है? कुछ बच्चे दोनों खेलते हैं, तो मतलब सर क्रिकेट एंड हॉकी में डेफिनेटली कुछ कॉमन बच्चे हैं, और अगर टोटल क्लास की स्ट्रेंथ 60 है और सबने वोट किया है, तो इसका मतलब सर 28 बच्चे हैं जो दोनों। मैंने ये 28 कैसे लिखा? क्योंकि सर टोटल बच्चे जो हैं, ये सारे बच्चे वो हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ये सारे बच्चे वो हैं जो हॉकी पसंद करते हैं, तो ये कौन से बच्चे हैं? और ये जो दोनों पसंद वाले बच्चे कितनी बार ऐड हो गए? तो ठीक कैसे करें? अब सोचो, चलो एफ नहीं सोच पा रहे हो तो पहले जी करो। विच आर मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7? 5 एंड 7, तो इसका मतलब है सर शर्ट भी पहनना है और ट्राउजर भी पहनना है। शर्ट और ट्राउजर 5 7 है, तो बी के पास कितने चॉइसेस हैं? 2, और सी के पास 4, सो 2 इंटू 4। अब 2 के पास अभी भी कितने चॉइसेस हैं? कितने हो गए? अब बताओ आंसर। अच्छा, कितने बच्चे इस बात को समझ के सर आंसर होगा 40 प्लस 48 माइनस 32? कितने बच्चे इस आंसर को समझ गए? कितने बच्चे इस आंसर को समझ गए? कोई बात नहीं, मैंने सुना नहीं होगा। हाँ, कितने बच्चे इस आंसर को समझ गए? 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स, बाकी लोग नहीं समझ पाए। उड़ाई में कितने बच्चे नहीं समझ पाए? हाथ उठाओ। नहीं समझ पाए इतने सारे बच्चे? ओके, देखो सारे बच्चे आई एम श्योर ये समझ रहे होंगे कि मल्टीपल ऑफ 5 40 है, मल्टीपल ऑफ 7 48 है। अच्छा, लेट से मैं एक फैक्टर पकड़ता हूं 35। 35 कौन सा मल्टीपल ऑफ 5 है या मल्टीपल ऑफ 7 है? तो डेफिनेटली 35 दो बार काउंट हो गया होगा, 70 भी दो बार काउंट हो गया होगा, 140 भी दो बार काउंट हो गया होगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो दो बार काउंट हो रहे होंगे। वो सारे कौन से नंबर है जो दो बार काउंट हो रहे हैं? जो 5 के भी मल्टीपल हैं, और तो मतलब 5 के पास जीरो वाला चॉइस खत्म हो गया, और 7 के पास, तो ये 32 लोग हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ, और आई वुड से दे आर मल्टीपल ऑफ 35, दे आर मल्टीपल ऑफ 35। मेकिंग सेंस? तो मैंने काउंट कर लिया कि पहले ये काउंट कर लेते हैं कि 35 के फैक्टर्स मल्टीपल्स कितने हैं। तो आपने कहा 35 के मल्टीपल्स हैं 32। अब आपसे पूछा जा रहा है ईदर 5 और 7, तो आपने कहा टोटल 5 ऐड करो, टोटल 7 ऐड करो।
ये जब आपने किया तो आपने ओवर काउंटिंग कर ली। क्या कर ली? ओवर काउंटिंग। अब उस ओवर काउंटिंग को कैसे छुटकारा पा जाए? जिस चीज को ओवर काउंट किया उसको बाहर कर दो। जिस चीज को ओवर काउंट किया उसे 32 बेसिकली कितनी बार ऐड हो गया है? 2 बार। तो मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेकिंग सेंस? हाँ। करेंगे बट दैट वुड क्रिएट लॉट ऑफ मतलब वो ज्यादा क्लैरिटी नहीं लाएगा, वो थोड़ा सा आप मिस कैलकुलेशंस कर सकते हो वहां पे। मतलब फिर आपको ये कंसिडरेशन और लाना पड़ेगा कि आपने काउंट कर लिया ऑल द फैक्टर्स विच डज नॉट इंक्लूड 5 7, तो तुमने फिक्स कर दिया 5 टू द पावर 0 7 टू द पावर 0, ये फिक्स हो गया है 5 टू द पावर 0 7 टू द पावर 0। तो इन दोनों के पास सिर्फ एक ही चॉइस है और इसके पास 4 चॉइस है। सो 4 इंटू 1 इंटू 1। सो इसका मतलब इसमें ना 5 का कंट्रीब्यूशन है ना 7 है। ये भी सोच सकते हैं, गुड वे यू कैन थिंक। ठीक, ये जो तुमने सोचा है इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, जैसे अगर मैं आपको बोलूं काउंट मी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज गॉट एट लीस्ट 1 नोटबुक, हु हैज गॉट एट लीस्ट, तो अब आप काउंट कैसे करोगे? 1 नोटबुक वाले खड़े हो जाओ, फिर 2 नोटबुक वाले खड़े हो जाओ, फिर 3 नोटबुक वाले खड़े हो जाओ। बट मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहता है कि जिसके पास जितनी भी नोटबुक, जिसके पास 0 नोटबुक है वो खड़े हो जाओ, वो खड़े होंगे, बाहर निकल जाओ। दिस इज द आंसर। तो मतलब टोटल माइनस नो नोटबुक इज सेम एज एटलीस्ट 1 नोटबुक। अगर मैं बोलूंगा एटलीस्ट 2 नोटबुक, तो तुम बोलोगे 0 नोटबुक एंड 1 नोटबुक, गेट आउट। जो बचे हैं वो हैं एटलीस्ट 2 नोटबुक। तो हम इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये भी सीखेंगे। ठीक, मेकिंग सेंस? अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लाने वाला हूं। अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा, और ट्विस्ट ये है कि मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जितने भी 60 फैक्टर्स हैं, जितने भी 60 फैक्टर्स हैं, उसका सम क्या होगा? उनका सम क्या होगा? What will be the sum of these 60 factors? अभी तो आपने उंगली से काउंट किया 60 फैक्टर्स। अब आपको बताना है कि वो जो 60 फैक्टर्स हैं उनका जोड़ क्या है। हाँ, सोचो सोचो, बोलो बोलो। तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा फ्रॉम द कॉन्सेप्ट की ये जो नंबर ऑफ 60 फैक्टर्स थे हमने काउंट कैसे किए? हमने, तो आपने देखा होगा, आपने तारे बनाई, आपने तारे बनाई 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2 तक था, कितना तक था? और 3 2 4 है ना? ये कहां तक था? और ये था 4 तक, है ना? आपने जो नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किया था वो इसी तार को ऐसे करके काउंट किया था। ऐसे करके सारे तारे निकाली थी, राइट और रॉन्ग? देखो बहुत हौच पौच सा लग रहा होगा, है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की तारे निकल के आ रही होती है। बट ऐसे ही काउंट किया आपने, अगर गौर से देखोगे आपने ऐसे ही काउंट किया है। क्या ऐसे ही काउंट? सही बोल रहा हूं? ऐसे करके आपने सारे तारे जोड़े हैं, काउंट किए हैं, ठीक है? तो ऐसे 60 तारे निकल के आई हैं और आपने उंगली में बताया कि वो 60 होंगे। ठीक, इतना तो समझ में आ गया सबको। बट अगर आप इसी को गणित के फॉर्म में देखोगे तो आपने बेसिकली ये किया, आपने क्या किया? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 into 5 to the power 0, 5 to the power 1, 5 to the power 2.
into 7 to the power 0, 7 to the power 1, 7 to the power 2, 7 to the power 3, 7 to the power 4. आपने ऐसे ही तारे जोड़े हैं. अब जो भी फैक्टर बनाओगे इसी के प्रोडक्ट से बनेगा ना, और वो सारे फैक्टर्स का एडिशन तो यही है. समझ में आई बात या नहीं आई? समझ में आ गई? सो दिस इज द आंसर. दिस इज द. अब आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल ऐड करना है, ये तो आराम से हो जाएगा, ये तो आराम से हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा मेहनत करके हो जाएगा. लेकिन सर मान लीजिए आप कुछ ऐसा नंबर दे देते हो, है ना, तो सर कैसे जोड़ेंगे ये तो तुम उंगली से जोड़ लोगे. ये देखो क्या हो जाएगा, 8 + 4 12 + 2 14 15 हो गया. ये 15 इंटू 25 + 5 30 इंटू 31 इंटू आप इसे बोलोगे 49 + 7 56 + 1 57 343. तो 343 + 57 इज 400, है ना. और ये हो गया 2401 2801. सर ये भी हो जाएगा हैंडल, है ना, ये हैंडल हो जाएगा. लेकिन सर अगर आप ऊपर भागोगे तो कैसे हैंडल होगा? इसे मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स तो काउंट कर लूंगा, लेकिन अगर आप सम पूछोगे तो डर जाऊंगा. तो इसको हैंडल करने के लिए हम एक चीज पढ़ते हैं जिसे कहते हैं प्रोग्रेस, जीपी. जैसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम सुने होंगे, वैसे ही एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना. तो इसे अभी हम नहीं सीखेंगे, जब हम सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ेंगे तब सीखेंगे. ठीक, मेकिंग सेंस? यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है? तो अभी तक जो भी नंबर दिए जाएंगे आपको प्यारे प्यारे नंबर दिए जाएंगे ताकि आप स्ट्रेस में ना आए. ठीक. तो कहीं ना कहीं आपने सिर्फ और सिर्फ काउंट करना नहीं सीखा, आपने फैक्टर्स को जोड़ना भी सीख लिया. आपने फैक्टर्स को जोड़ना भी. अगर मैं कहूंगा फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, तो आप क्या करोगे? इसको हटाओगे, 2 to the power 0 रख के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना. अगर मैं पूछूंगा फाइंड द सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इसको हटाओगे बाकी सबको रखोगे, मतलब 14 इंटू खेल शुरू कर दोगे, है ना. तो यू नो हाउ टू प्ले अराउंड विद दैट. मेकिंग सेंस? ओके. ठीक, आगे बढ़े. चलो, अब हम लोग एक प्रक्रिया में घुसने वाले हैं. आई एम श्योर अब आपको प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन का एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है, और आप उसको कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हो. अब इसी अंडरस्टैंडिंग को लेकर हम आगे की थ्योरी बिल्ड करेंगे और रिजल्ट्स बनाएंगे. ठीक. अब मेरा सवाल है, चलो एक क्वेश्चन पहले कर बताओ. मान लो तुम्हें एक 6 डिजिट पासवर्ड बनाना है. कितना बनाना है? 6 कैरेक्टर पासवर्ड. ठीक. जिसमें यू हैव टू क्रिएट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर. लेटर समझते हो? क्या क्या है ना. तुम्हें 6 कैरेक्टर पासवर्ड बनाने हैं, जिसमें तुम्हारे को कॉम्बिनेशन क्या क्या यूज कर सकते हो? लेटर्स यूज कर सकते हो. ठीक. न्यूमेरिकल्स यूज कर सकते हो 0 से 9. ठीक. और लेट्स से स्पेशल कैरेक्टर्स. ठीक. और
तुम्हें टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स तुम बनाए हो तो कितने पॉसिबल पासवर्ड्स बन सकते हैं? आपको 6 कैरेक्टर पासवर्ड बनाने हैं, मतलब 6 स्पेस के। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर्स मैंने बताया नहीं, हैश होता है, एट होता है, सिंबल्स होते हैं, 6 सिंबल्स ले लो। ठीक, अब बताओ ये 6 स्पेस पासवर्ड बनाना है आपको, 6 डिजिट पासवर्ड बनाना है, तो कितनी चॉइसेस हैं आपके पास? सो हर स्पेस पे आप क्या देख रहे हो? ईदर यू विल टेक लेटर और यू विल टेक लेट से आपको ये चॉइसेस समझ में आ गई है ना? आपने कैसे किया? 26 प्लस 10 प्लस 6, सो हर एक चॉइस 42 42 42 है ना? अब इसमें मैं और कॉम्प्लिकेशंस डाल सकता हूं। इट शुड बी केस सेंसिटिव, स्पेशल कैरेक्टर इज मैंडेटरी। आपको याद है बैंक के पासवर्ड्स आपने देखा है कभी? तो वो कैसे सिक्योर किया जाता है? उस तरीके की स्पेशल कैरेक्टर सेंसिटिविटी डाली जाती है ताकि अगर आपके पास लेट से कोई हैकर बैंक अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए उसने सॉफ्टवेयर जनरेट किया है, तो जो आपकी कॉम्बिनेशंस होनी चाहिए वो ट्रिलियंस में जानी चाहिए। जब वो ट्रिलियंस में चली जाएगी तो अगर वो मिलियंस पर सेकंड से भी क्रैक कर रहा है तो भी क्रैक नहीं होगा, क्योंकि उसने सॉफ्टवेयर लगा दिया है। आपने क्या कहते हैं एमटीएससी का कुछ पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा है? उस पे मैंने 2-3 साल पहले में उसमें मैंने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डाला था। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब हम आते हैं शफलिंग के आइडिया पे, परम्यूटेशन के आइडिया पे। ठीक, लेट से आपके पास 4 स्पेसेस हैं। कितने स्पेसेस हैं? और आपके पास 4 किताबें हैं। ठीक, ये 4 किताबें हैं और आपके पास 4 स्पेसेस हैं। तो बताओ, जब आप अपने स्पेस को देख रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं। तो बताओ कितने पॉसिबल तरीके से आप अपने 4 किताबों को अरेंज कर सकते हैं? हाँ हाँ, 16। क्यों? जब आप अपने हाथों में चारों किताब रखोगे, ठीक, तो आप पहला स्लॉट देखोगे, अब आप पहले स्लॉट में कितने चॉइसेस हैं आपके पास किताब रखने के? 4। उनमें से एक किताब रख के सेकंड स्लॉट की ओर बढ़ गए, तुमने एक किताब उसमें डाल दी। अब सेकंड स्लॉट में कितने चॉइसेस हैं? 3। ऑलरेडी एक किताब डाल दी है ना? ठीक, अब यहां पे कितनी चॉइसेस हैं? और यहां पे ये जो कहानी है, ये कहानी केसेस की है या स्टेजेस की है? स्टेज की है। फर्स्ट स्लॉट एंड सेकंड स्लॉट एंड थर्ड स्लॉट एंड फोर्थ स्लॉट। क्या हो गया आंसर? 24। मेकिंग सेंस? मान लीजिए आपके पास 8 किताबें हैं, आपके पास 8 किताबें हैं, ठीक है, 8 अलग अलग किताबें, और आपके जो बुक शेल्फ हैं उसके पास 8 स्लॉट्स खाली हैं।
कितने स्लॉट्स? 8 स्लॉट। अब आप रोज जब सुबह उठते हो तो अरेंजमेंट चेंज करते रहते हो और कभी भी पुराना अरेंजमेंट नहीं पाते। कभी भी पुराना अरेंजमेंट, तो आप अरेंजमेंट लिख के रखते हो और पुराना अरेंजमेंट रिपीट नहीं करते। तो बताओ कब तुम्हारा अरेंजमेंट रिपीट करना शुरू करेगा? तुम्हारी उम्र क्या होगी जब तुम्हारा अरेंजमेंट रिपीट करना शुरू करेगा? मतलब तुम आज से ये काम शुरू किए हो, हर दिन अपने अरेंजमेंट को चेंज करते हो। अब मेरा सवाल है कि व्हाट इज योर एज टुडे? अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 13 साल। 13, 14, चलो 12 मान लो, ठीक है। अब तुम जब रोज ये क्रिया करते रहोगे तो बताओ कितने साल में तुम फिर से वो अरेंजमेंट देखोगे जिससे तुमने शुरुआत की थी? तू आंसर देने से ज्यादा सॉल्व करने पे ध्यान दे। तो आंसर पहले दे रहा है, सॉल्व बाद में कर रहा है। सॉल्व कर पहले, फिर आंसर देगा ना। सर 40,920 days। कितना? 40,920 days। तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज, है ना? तो कितने साल हो गए? अरे भाई माफ करना लीप ईयर को, है ना? कि, कितना सा हो गया? 365 दिन इंटू 100 कितना होता है? 36,500। मतलब 100 साल से भी ज्यादा। मतलब तुम अपने जीवन में कभी वो दिन नहीं देख पाओगे। अपने जीवन में तुम कभी भी वो दिन नहीं देख पाओगे जब तुम फिर से वही अरेंजमेंट जहां से तुमने शुरुआत की थी। दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू गिव यू इन मैसेज। इसका आंसर होगा 8 into 7 into 6 into 5 into, है ना? सो कितना रहा है? 40,320। दैट्स ओके, ठीक है, ये आंसर सही है। जैसे ही मैं कह रहा हूं 40,320 डेज, इसका मतलब आई एम गोइंग बियॉन्ड 100 ईयर्स। आई एम गोइंग, तो इसका मतलब दोबारा कभी मैं उस अरेंजमेंट को नहीं देख पाऊंगा। ठीक। अब ये जो हम एक्ट कर रहे थे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8, what you saw, I just multiplied first 8 natural numbers. ये जो फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है, इट्स वेरी टायरिंग। तो इस पूरे प्रोसेस को हम प्यार से ऐसे लिखते हैं, इसे हम कहते हैं 8 फैक्टोरियल। क्या कहते हैं इसे? या फैक्टोरियल ऑफ 8। 8 फैक्टोरियल, या कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखते हो लिखा हुआ। अगर आप कैलकुलेटर देखोगे तो कैलकुलेटर में भी ये सिंबल्स आपको दिखाई देगा। तो अगर आप 5 फैक्टोरियल दबाते हो तो इसका क्या मतलब होता है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5, which is 120, राइट और रॉन्ग? अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज 10 फैक्टोरियल, तो आप क्या बोलते हो? 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 10। अगर कोई आपसे पूछता है 2 फैक्टोरियल तो आप क्या बोलते हो? अगर कोई आपसे पूछता है 1 फैक्टोरियल तो आप बोलते हो 1। और कोई आपसे पूछता है 0 फैक्टोरियल तो? When you are multiplying nothing, when you are multiplying nothing, what you are multiplying? 1। अगर मैं 7 से 1 मल्टीप्लाई करता तो क्या मिला मुझे? दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। When you are adding nothing, you are adding 0.
When you are multiplying nothing, you are multiplying 1. Making sense? So जीरो फैक्टोरियल को आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये 1 है, ये इसको ध्यान में रख लो, इसे रट लो. अगर नहीं समझ में आया तो ये रट लो कि जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है. ठीक. तो आपसे लाइफ में जब भी जीरो फैक्टोरियल देखोगे क्या बोलोगे? 1. 1/2 फैक्टोरियल क्या होता है? इट डजेंट मेक एनी सेंस. ठीक. -1 फैक्टोरियल क्या होता है? इट ऑल्सो डजेंट मेक एनी सेंस. तो आप जो फैक्टोरियल समझ रहे हो उसे कह रहे हो. अगर मैं कहता हूं 3 फैक्टोरियल तो आप कह रहे हो 1 into 2 into 3. अगर मैं कह रहा हूं n फैक्टोरियल, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, मैं कह रहा हूं n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 into 2 into 3 into n minus 1 into n. Making sense? So someone says what is n factorial, तो आप कहोगे सर numerically it means product of first n natural numbers. और अगर मैं बोलूं you have n distinct objects, n distinct books या n distinct object, the act of permutating n distinct object is, अभी जैसे आपने देखा था अपनी 8 किताबों को आपने जब शफल किया था तो क्या आंसर आया था? 1 into 2 into 3 up to 8. जब 4 किताबों को किया था तो क्या आया था? 1 into 2 into 3 into 4. तो कहीं ना कहीं जब आप n फैक्टोरियल देखते हो तो आपके दिमाग में दो डेफिनेशन आता है. आपके दिमाग में दो डेफिनेशन आता है और दोनों सही है. पहला जो डेफिनेशन आता है वो आता है इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट इज योर न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन. और कॉम्बिनेटोरियल सेंस में n फैक्टोरियल का मतलब होता है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को शफल करना. कितने तरीके से मैं n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को शफल कर सकता हूं? तो आप बोलोगे n फैक्टोरियल तरीके से. मेकिंग सेंस और नॉट मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस. तो जब आपसे n फैक्टोरियल की बात करें तो आपको दोनों सेंस पता होना चाहिए. कौन दोनों सेंस? कॉम्बिनेटोरियल सेंस और मैथमेटिकल सेंस, न्यूमेरिकल सेंस, है ना? ओके. अब मैं कहता हूं लेट से जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए. 1 -3 factorial makes no sense. Fraction factorial makes no sense. Irrational numbers factorials makes no sense. Only it is valid for whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tick. 1 factorial is also equal to 1. So when you see something like 1 upon 0 factorial, don't get into confusion that it is something not defined. तो यहां पे 0 factorial allowed होता है because it is nothing but 1. ये समझ में आ रही बात? अच्छा, अब मुझे बताओ कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? n फैक्टोरियल इज सेम एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये बात कितने लोग नहीं समझ पा रहे हैं या कितने लोग समझ जा रहे हैं? तुम समझ पा रहे हो? ओके. तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी हो सकता है. क्यों सर? आप अगर 6 फैक्टोरियल लिखोगे तो आप इसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी तो लिख ही सकते हो. 6 इंटू, इनफैक्ट सर मैं इसे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं. राइट? इसमें एक रिकर्सिवनेस दिखता है. समझ में आ रही बात? सो इस प्रक्रिया को हम फैक्टोरियल कहते हैं. कोई डाउट? ओके. ये था प्रोसेस ऑफ परम्यूटेटिंग. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को परम्यूटेट करने के तरीके को हम कहते हैं n फैक्टोरियल. ठीक? जिसका न्यूमेरिकल मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n. अब मान लो मेरे पास 8 किताबें. कितनी किताबें? और मेरे पास स्लॉट है 3. मेरे पास है स्लॉट
3। 8 किताबें हैं और स्लॉट है 3। और मुझे अब काउंट करना है कि मैं 8 किताबों को तो नहीं डाल सकता, मुझे 3 ही किताब की स्पेस है क्योंकि 3 ही स्लॉट्स हैं। तो अब मैं कितने तरीके से किताबों को रख सकता हूं, कितने तरीके से इन 3 स्लॉट्स में मैं किताबें रख सकता हूं? क्या मैं 8 किताब रख सकता हूं? नो, आई कैन ओनली कीप। तो आप कहोगे सर 8 8 7 6 8 7, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ गुड यू आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। अभी हम फंडा सीख रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन की क्लास अलग से रखेंगे। सो मैंने कहा कि सर आंसर वुड बी, तो मैं कह रहा हूं 8 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति को परम्यूटेट करने का जो आंसर आ रहा है, मैं ऊपर रख रहा हूं सब सुपरस्क्रिप्ट, नीचे लिख रहा हूं सबस्क्रिप्ट। जितने ओरिजिनल नंबर ऑफ बुक्स थे 8, उसमें से मुझे 3 स्पेस में परम्यूटेट करना है, तो 8p3। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक। अब देखो, अगर मैं यहां पे इंटू 5 फैक्टोरियल कर दूं तो नीचे भी करना होगा 5 फैक्टोरियल, बट ये करने से हुआ क्या? 8 फैक्टोरियल अपॉन, ये देखो तो 5 कैसे आ रहा है? 8 माइनस 3 से आ रहा है क्या? ऐसे लिख सकता हूं क्या? सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय 8p3, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय 8p3, तो न्यूमेरिकली यू वुड से इट मींस 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। न्यूमेरिकल यू वुड से, अब जब भी हम जितनी भी टूल्स यूज करेंगे ना इस क्लास में, उसके 2 मीनिंग होंगे, एक न्यूमेरिकल मीनिंग और एक कॉम्बिनेटोरियल मीनिंग, ठीक। तो जब मैं 8p3 को देख रहा हूं तो मैं बाय डिफॉल्ट कह रहा हूं इट इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। दिस इज द न्यूमेरिकल मीनिंग। यू अंडरस्टैंड फैक्टोरियल, यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। बट अगर मैं पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय 8p3 इन कॉम्बिनेटोरियल सेंस, so you will say sir we have 8 distinct objects, we need to shuffle 3 out of 8, we need to shuffle 3, any 3 out of 8. So the act of permutating 3 distinct objects out of 8 distinct objects is called 8p3. Making sense? और 8p3 का नंबर क्या होता है? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब आप सोच रहे हो कि आपकी पूरी काम आसान हो रही है कि यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो इनटू द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड देन काउंट, यू कैन डायरेक्टली यूज दीज एज योर रिजल्ट्स। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, और आपके पास सिर्फ r स्लॉट्स खाली हैं, कितने स्लॉट्स, और r इज डेफिनेटली लेस देन n, तो बताओ npr का मतलब क्या होगा? And what does it mean in combinatorial sense? n distinct object में से r distinct object को shuffle करने की क्रिया को हम कहते हैं, समझ आ गया? तो अगर मैं लेट से आज से पूछता हूं व्हाट इज 8p8, तो आंसर क्या होगा? एट फैक्टोरियल। 8 किताबें, 8 को शफल करना है, जो मैंने पहला सवाल किया था, विच इज नथिंग बट 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 विच इज 8 फैक्टोरियल अपॉन विच इज, मेकिंग सेंस नाउ?
और अगर मैं आपसे पूछता हूं 8P0 का मतलब क्या होता है? 8 किताबें हैं और एक को भी शफल नहीं, एक को भी अरेंज नहीं करना है. So we are not doing anything. So when we are not doing anything, how many times? One. We are not doing anything. That is also one thing. When I am not doing anything, that is also something I am doing. That I am not doing anything. Making sense? Okay. और अगर आपसे कोई पूछता है 8P1, 8 किताबें, एक ही स्लॉट खाली है. इसमें आप पूछोगे कौन सी किताब डाल दूं? अच्छा, अब मैं बोलता हूं 8P9. इट डजेंट मेक सेंस, है ना? वन ऑफ यू कम हियर, सिट हियर. ठीक है. 8P9 का मतलब क्या होता है? इट वोंट मेक एनी सेंस कि भैया 9 स्लॉट्स में 8 किताबों को कैसे शफल करें, है ना? इसका मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कि एक स्लॉट खाली छोड़ो, एक स्लॉट. तो फिर आप इमेजिन करोगे उसको कि अच्छा 9 किताबें हैं, एक 9 किताब इज ऑल्सो 1 किताब, है ना? फिर उसके बाद आप शफल करोगे तो फिर एक्चुअली वो 9P9 ही है, वो 9P9 ही है. तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी होगी. ठीक, मेकिंग सेंस? तो आपको NPR का 2 मतलब समझ में आया. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, उसमें से r ऑब्जेक्ट को शफल करने की प्रक्रिया को. ये थी स्टोरी शफलिंग की. अब जो हम स्टोरी बनाने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन की. वो क्या है? कॉम्बिनेशन वर्ड सुनते ही क्या क्या दिमाग में आने को कहा था? सिलेक्शन. ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. चूजिंग सिलेक्शन, राइट? मेकिंग सेंस? अब लेट से आपके पास ये 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. ध्यान रखना मैं बार बार डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं. डिस्टिंक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से मिलेंगे और लाइक ऑब्जेक्ट से मिलेंगे, तो दोनों को अलग तरीके से देखा जाता है. समझ आ रहा है? अब लेट से ये 8 बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, ABCDEFGH. ठीक है, ये 8 बच्चे मेरी क्लास में. अब मुझे एक बच्चे को सिलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट माई क्लास इन सम म्यूजिक कॉम्पिटिशन. ठीक, तो मैं क्या करूंगा? एक को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि एक ही स्लॉट है. सो आई वुड से 8 choose 1. I would say 8 choose 1. ये कैपिटल, जैसे NPR में कैपिटल P था वैसे ये कैपिटल C है. P stands for permutation and C stands for combination, है ना? 8C1. ऊपर जो है उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, नीचे जो है उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट. हमेशा सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से बड़ा ही होगा. ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट मेक एनी सेंस. अब 8 बच्चे की क्लास है और मुझे एक व्यक्ति को चुनना है, तो किसे चुनूं? किसी एक को. तो सबकी आवाजें सुनूंगा और जिसकी आवाजें मुझे मोहम्मद रफी जैसी लगेगी उसे उठा लूंगा कि भाई तू ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना? राइट और रॉन्ग? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज 8 choose 1 का आंसर होगा, तो आप क्या बोलोगे? 8. ठीक. अगर मैं आपसे पूछता हूं 8 choose 8, मतलब मुझे 8 बच्चों की आवाज अच्छी लगी और मैंने कुछ स्पेशल परमिशन लिया कि मैं 8 बच्चों को रिप्रेजेंट करना दूंगा, तो उसका प्रक्रिया क्या होगा? 8 choose 8. तो कितने तरीके से कर सकता हूं? एक ही तरीके से कि 8 की आवाज मुझे अरिजीत सिंह टाइप्स लग रही है ना? अच्छा, अब यह भी तो हो सकता है कि मैंने 8 बच्चों की आवाज सुनी और मुझे उनकी आवाज कौवे जैसी लगी. ठीक है, और मैंने फिर क्या डिसाइड किया कि मेरी टीम नहीं रिप्रेजेंट करेगी, मेरी टीम नहीं रिप्रेजेंट करेगी. भैया बेइज्जती थोड़ी करानी है अपनी. तो मैंने 8 में से किसी एक भी बच्चे को सिलेक्ट
ये कितने तरीके से होगा? वन। एक तरीका तो ये भी है ना कि भैया ऑटो की आवाज कभी जैसी है, एक तरीका है क्या ऑटो की आवाज रफी जैसी है ना। यहां तक सब कुछ सिंपल है, यहां तक सब कुछ। आठ बच्चे चुने, आठ में मुझे 7 बच्चे चुनने हैं, तो क्या करें? अच्छा कितने बच्चे समझ रहे हैं सर? इसका भी आंसर 8 ही होगा। क्यों? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ, अगर मैं एक बच्चे को सिलेक्ट कर रहा हूं तो इन अदर वे मैं 7 बच्चे को रिजेक्ट कर रहा हूं। तो कायदे से देखा जाए तो अगर मैं एक बच्चे को सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं 7 बच्चे को भी सिलेक्ट कर रहा हूं, और सिलेक्ट कर रहा हूं कि भैया तू पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है कि नहीं? सो द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग इज सेम एज एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग। इफ आई एम सिलेक्टिंग 1 आई एम रिजेक्टिंग 7, if I am selecting 2 I am rejecting 6, if I am selecting 3 I am rejecting 5. तो act of selection is same as act of rejection, right or wrong? अगर मैं बोलूं कि ये 5 बच्चे खड़े हो जाओ, अब आप लोग को लग रहा होगा कि वो सिलेक्ट हो गए, मैं ये भी तो बोल सकता हूं तुम 5 नहीं सिलेक्ट हुए, बाकी सब सिलेक्ट हो गए, या मैं बोलूंगा तुम 5 सिलेक्ट हो गए, बाकी सब रिजेक्ट हो गए, तो सेम वे काउंट तो सेम ही होगा। सो एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग सेम है, तो मैं कह सकता हूं 8 चूज 7 इज ऑल्सो 8। यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, कितने लोग ये बात समझ गए इस फंडे से? सर 8 चूज 2 और 8 चूज 6 सेम होगा, 8 चूज 3 और 8 चूज 5 सेम होगा, और 8 चूज 4 तो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। तो अब आप देखोगे हमने पूरी कहानी को 3 हिस्से में अब बांट दिया है, 3 प्रॉब्लम, 3 अनसॉल्व प्रॉब्लम में बांट दिया, बाकी सब सॉल्व हो गया, राइट? अभी हम पैटर्न क्रैक कर रहे हैं इसलिए इसको देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक? अच्छा, अब मान लो मुझे 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं। कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं? 2 बच्चे। तो मुझे 8 चूज 2 चाहिए, यहीं पे रहता हूं ताकि सारे इंफॉर्मेशन एक जगह रहे। मुझे 8 चूज 2 चाहिए। क्या चाहिए? 8 चूज 2। सो थिंक हाउ वुड आई सेलेक्ट? आई विल सेलेक्ट फर्स्ट पर्सन एंड, so I will say first person and, अच्छा इसमें मैं कुछ गलती कर दिया क्या इस प्रोसेस में? I selected first person and I selected second person, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया क्या? हो तो गया, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ऑर्डर को मैंने इंपॉर्टेंस दे दिया। क्या सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है? तो इसका मतलब कुछ गलती कर दिया सर मैंने। अगर लेट से मैंने अभिषेक और सूरज को सेलेक्ट किया, फर्स्ट अभिषेक एंड सूरज, और अगर मैंने सूरज एंड अभिषेक सेलेक्ट किया, इसे मैं 2 बार काउंट कर लिया हूं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, बट ये जो ग्रुप है ये एक्चुअली में एक ही है जिसे मैंने 2 काउंट कर लिया। तो ऐसे जितने भी ग्रुप्स बने होंगे उसको मैंने 2 बार काउंट कर लिया है, तो उसको ठीक कैसे करूं? -1 क्यों? बाई 2। समझ में आई बात? अगर मैंने अभिषेक एंड सूरज बुलाया और सूरज एंड अभिषेक बुलाया, तो दोनों को अलग अलग काउंट कर लिया था ना, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, प्रिंसिपल ऑफ शफलिंग के हिसाब से मैंने दोनों को अलग अलग काउंट किया। बट सिलेक्शन में जब मेरी टीम रिप्रेजेंट करेगी तो एम आई इंटरेस्टेड कि अभिषेक को पहले सिलेक्ट किया था या सूरज को? नो। अंडरस्टूड? सो इसलिए उसको मैंने ठीक कैसे किया? बाई 2।
अगर मैं पूछता हूं 8C3, क्या पूछता हूं? 8C3। सो मैं पहले बच्चे को सिलेक्ट करूंगा, कितने चॉइसेस है मेरे पास? 8। अब मैंने कितनों को कितनी बार काउंट कर लिया एक्स्ट्रा? लेट से मैंने अभिषेक, भूषण, चंद्रभूषण, है ना, अभिषेक, भूषण और चंद्रभूषण को सिलेक्ट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कितनी बार जोड़ दिया इसे मैंने? एबीसी के ग्रुप को मैंने 6 बार जोड़ दिया है, क्योंकि ये तीनों को अलग अलग काउंट कर दिया ना, एबीसी, एसीबी, बीएसीबी, बट एक्चुअली में ये कितने हैं? एक है। तो ये पूरी कहानी कितनी बार एक्स्ट्रा ऐड हो गई है? 6 बार। अपॉन 3 इंटू, काटने में इंटरेस्टेड मत रहो अभी बच्चा, अभी नंबर्स कैलकुलेशन नहीं चल रहा है, डोंट कट कुट, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम स्ट्रक्चर, ओके, डोंट गेट इनटू कट्टम कुट्टम, ठीक? मेकिंग सेंस? अब आते हैं 8 चूज 4 पे। 8, तो आप इसको कहोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और आपको पता है नीचे क्या करना है, ठीक? अब आप देखोगे कि मैं क्यों कट्टम कुट्टम के लिए मना कर रहा था। देखो, सबसे पहले मैं 8 चूज 0 यहां पे लिखता हूं 1, ठीक है? 8 चूज 1 को मैं लिखता हूं 8, 8 चूज 2 को मैं लिखता हूं 8 इंटू 7 अपॉन 2, 8 चूज 3 को मैं लिखता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, और 8 चूज 4 को लिखता हूं, ठीक? अब देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं नीचे से। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये अगर 1 तक जाता तो मैं इसे क्या लिख सकता था? और ये क्या है? 4 फैक्टोरियल, ओके। तो मैं 8C4 को 8 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक? क्या 1645 फैक्टोरियल किसने कहा? क्यों भाई, फैक्टोरियल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों अलग चीजें, ठीक है? 16 फैक्टोरियल स्क्वायर बोल देता, फैक्टोरियल 2 बार लगा देता है, ऐसा थोड़ी है, ठीक? मेकिंग सेंस? ओके। अब यहां पे देख क्या मिसिंग है, और ये क्या है? ठीक? यहां देख, यहां देख, यहां देख, ठीक है? क्या देख पा रहे हो? सबका 8 फैक्टोरियल है, सबके सबस्क्रिप्ट फैक्टोरियल में है, और जो उसका डिफरेंस है वो भी फैक्टोरियल में है। तो मैं 8C5 को कह सकता हूं 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल
देखो तो सेम है क्या 8C3 8C5? आना भी चाहिए था सेम। ये देखिए 866 क्या है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 8C2 सेम है क्या? और 8C1 इज सेम एज 8C7। देखना सेम है ना? समझ में आ रही बात? और 8C8 क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल विच इज 1। मेकिंग सेंस? तो इसका मतलब है सर कि जिस तरीके से हमने एनपीआर का मतलब बनाया था, किसका मतलब, वैसे ही हम लोग एनसीआर का मतलब भी बना सकते हैं। मतलब सर एन फैक्टोरियल का मतलब था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और उसका कॉम्बिनेटोरियल मतलब था शफलिंग ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अलग। सर एनपीआर का मतलब था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, और उसका जो कॉम्बिनेटोरियल मतलब था वो था शफलिंग ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और एनसीआर का भी दो मतलब हम समझ गए। एक सर इसकी न्यूमेरिकल मतलब होती है राइट, एंड इसका कॉम्बिनेटोरियल मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लैरिटी आ रही है? ओके। तो हमने अब तक की क्लास में कुछ सिद्धांत सीखे। पहला सिद्धांत जो सीखा वो ये था कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, मतलब कब हमें काउंटिंग करने की प्रक्रिया में मल्टीप्लाई करना चाहिए और कब हमें काउंटिंग करने की प्रक्रिया में ऐड करना चाहिए। उसके लिए हमने कई एग्जाम्पल्स देखे, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे, और इस बात को गाढ़ा किया कि जब भी हमें ईदर या और या केसेस दिखाई दे तो हम ऐड की प्रक्रिया शुरू करेंगे, और जब हम चीजों को एंड या स्टेजेस के माध्यम से देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया करेंगे। उसके बाद हमने इसी प्रिंसिपल को प्रयोग करके समझा कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें उसे परम्यूटेट करना है, हमें उसे शफल करना है, तो हम कितने तरीके से उसे शफल कर सकते हैं? n फैक्टोरियल से। और n फैक्टोरियल का न्यूमेरिकल मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n नेचुरल नंबर्स। क्या ये जो n फैक्टोरियल है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है? नो। क्या ये जो n फैक्टोरियल है किसी फ्रैक्शन के लिए डिफाइंड है, किसी इरेशनल नंबर के लिए डिफाइंड है? सो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स। ठीक। उसी में जीरो फैक्टोरियल का मतलब होता है व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग नो नेचुरल नंबर। व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग नो नेचुरल नंबर, व्हाट यू आर मल्टीप्लाइंग? 1। दैट इज द आइडिया। सो जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1, और उसके बाद 2 फैक्टोरियल से यू नो द स्टोरी। सेम वे n फैक्टोरियल को आप तोड़ सकते हैं कैसे? n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। आप n फैक्टोरियल को और कैसे तोड़ सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो आप कहीं से भी फर्दर मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल लगा सकते हैं। ठीक। जब हम फैक्टोरियल से आगे बढ़े कि सर हमेशा हमारे लाइफ में ये कहानी नहीं होगी n ऑब्जेक्ट्स है और n को शफल करना है, कभी कभी हमें कुछ लिमिटेड स्पेसेस में कुछ सामान को शफल करना होगा। तो उसके लिए आपने कहा n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को शफल करना है। क्या कहा आपने? n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को शफल करना है।
तो आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r, है ना। उस प्रक्रिया का जो आंसर आपने कहा सर, उसको हम कहेंगे NPR। क्या कहेंगे उसे? NPR। आप कैसे काउंट करेंगे NPR? थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली। और जब आप NPR लगाते हैं तो आप ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप ऑर्डर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जब आप NPR लगा रहे हैं तो आप न्यूमेरिकली क्या लगा रहे हैं? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। मेकिंग सेंस? सेम वे जब मैं NPR की बात करूं तो r कैनॉट बी नेगेटिव, r कैनॉट बी ग्रेटर देन n, r कैनॉट बी नेगेटिव, r कैनॉट बी ग्रेटर देन n, r कैनॉट बी फ्रैक्शन, r कैनॉट बी रैशनल नंबर। ये सब तो आपको पता ही है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ होल नंबर की दुनिया में है ना। उसके बाद जो तीसरा टूल हमने सीखा था वो था एक्ट ऑफ सिलेक्शन। अगर आपके को n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है और उसमें r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अगेन r शुड बी लेस देन इक्वल टू n, तो उस प्रक्रिया का आंसर होता है NCR, n चूज r, n चूज r। और उसको मैथमेटिकली, उसको न्यूमेरिकली आप कहते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है? और इस प्रक्रिया के दौरान आपने एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी सीखी कि सर NCR इज सेम एज NCn माइनस r, NCR इज सेम एज NCn माइनस r। मेकिंग सेंस? ठीक। अब हम लोग कुछ NCR फैक्टोरियल से लेकर कुछ एक्सप्लोरेशन, आज की क्लास पूरी थ्योरी है, नेक्स्ट क्लास में विल डू प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब लेट से आपको यह प्रूफ करना है NCR इंटू R इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। आपको यह प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन ट्रू है। क्या है? NCR इंटू R इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, है ना। अभी आपको प्योर न्यूमेरिकल तरीके से प्रूफ करेंगे, फिर मैं इस एस्पेक्ट को आप कॉम्बिनेटोरियल सेंस में कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा रिजल्ट है। तो आप ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्या उसकी वैल्यू, उसके वो वैल्यू क्या होती है उस पे है या उसके एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पे। आप छोटा छोटा बच्चा धीरे धीरे सीख ही जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और वो बताना शुरू भी कर देता है। लेकिन जो अच्छे सवाल होते हैं वहां पे क्या आपसे ये पूछा जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? आपको खुद से सोचना पड़ता है। वहां पे तो a प्लस बी होल स्क्वायर का नामो निशान भी नहीं होता है, वो आप खुद से एब्स्ट्रैक्शन में जाकर सोचते हैं और बोलते हैं यार ये तो उससे हैंडल हो जाएगा। सेम वे ये सारे जो रिजल्ट्स हैं, ये जो सारे रिजल्ट्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको वहां पे खोजना है जहां पे ये दिखेगा भी नहीं। तो आप सबसे ज्यादा चैलेंज देखोगे सर इसको याद करना कितना कठिन है, इसको याद करना कितना, क्यों? क्योंकि सर एन आर मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूं, भूल सकता हूं कहां पे n माइनस 1 है, कहां पे r माइनस 1 है। इसलिए इस पूरे प्रक्रिया को ध्यान में रखने के लिए हमें कॉम्बिनेटोरियल सेंस चाहिए, हमें कॉम्बिनेटोरियल। बट पहले हम इसे हार्डकोर अलजेब्रा के ब्रूट फोर्स से प्रूफ करेंगे। तो बताओ कैसे स्टार्ट करें? लेफ्ट साइड में शुरू करें, तो इसको खोलते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन टिक। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, कुछ कटता पुटता हुआ दिख रहा होगा, है ना। लेकिन अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप इसको एटलीस्ट कह सकते हैं दिस इज r, दिस इज एंड दिस इज r फैक्टोरियल। तो मैं इसे लिख सकता हूं r इंटू, लिख सकता हूं। तो क्या मैं इसे और इसे उड़ा दूं?
देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप देखते हो ये n फैक्टोरियल है, आप इसे लिख सकते हो n इंटू, तो प्रूफ करना अल्जेब्रिकली तो बहुत आसान है, बट सर इसे ध्यान में कौन रखे, इसे ध्यान में कौन रखे, क्योंकि सर मैजिक तो इसको ध्यान में रखने पे है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए जो कॉम्बिनेटोरियल सेंस है उस पर बात करते हैं। इसको ध्यान में रखने के लिए आप ऐसे सीख सकते हो, सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन। मतलब क्या हुआ सर? सर ये क्या मतलब है? इसे ध्यान में रखने के लिए ये क्या बोल रहे हैं आप, सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम एंड अ कैप्टन। तो मैं इसको इस तरीके से बोल रहा हूं कि मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 50 बच्चों की क्लास है और आपको क्या करना है, क्रिकेट टीम सिलेक्ट करना है। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। तो आपको 50 में से कितने बच्चे चुनने हैं? 11। सिलेक्शन ऑफ अ क्रिकेट टीम, सिलेक्ट हो गए। एंड सर कप्तान भी तो चुनना है। अब ये जो कप्तान है वो 39 बच्चों से चुनूं कि 11 बच्चों से चुनूं? 11। और 11 बच्चों में एक कप्तान चुनने का तरीका क्या होता है? 11 चूज 1 विच इज 11 ओनली, इक्वल्स टू। सर आप इसे उल्टा भी तो कर सकते थे। कैसे? सर पहले कप्तान चुनो, पहले कप्तान चुनो और फिर उसके बाद रिमेनिंग टीम चुनो। तो 50 में से मैंने कप्तान एक चुनना है, तो 50C1, 50C1 मतलब 50। अब क्लास में कितने बच्चे बचे? उसमें से कितने बचे? हो गया NCR इंटू R इक्वल्स टू N इंटू N माइनस 1 CR माइनस। इजी टू कीप इन हेड, राइट और रॉन्ग? अब आप ये याद रख पाओगे ना? आप सोचो ना मैं कैसे लिख पाया, मैं कुछ तो दिमाग में सोचा होगा ना। वन कैन इजिली गेट स्वेड कि भैया कहां पे n था, कहां पे r था, कहां पे n माइनस 1 था, है ना? या तो एकदम रट्टू मलो, नहीं तो आपको कुछ स्ट्रक्चर तो तैयार करने होंगे। सो दिस यू कैन से दिस इज द कॉम्बिनेटोरियल मीनिंग ऑफ दिस। अगर आप इसको थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोलना चाहते हो तो आप बोलो कि सिलेक्शन ऑफ r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स out of n distinct object and selecting a leader in that is same as selecting a leader and selecting the remaining team, है ना? इसको आप सेलेक्ट, क्रिकेट वाला एग्जांपल आपको ध्यान में रहेगा। ठीक, आप सभी को मैंने पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में कुछ बताया है ना? अब जो पास्कल्स ट्रायंगल का जो जीन्स है, जो जेनेटिक आइडिया है, जो डीएनए है ना, हर चीज की डीएनए होती है ना, वो मैं लिखने जा रहा हूं। पास्कल्स ट्रायंगल का डीएनए में लिखने जा रहा हूं। NCR प्लस NCR प्लस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR प्लस 1। ये पास्कल्स ट्रायंगल का डीएनए है। कैसे? देखो, पहले तो मैं ये अल्जेब्रिकली प्रूफ कर दो, पहले मुझे ये अल्जेब्रिकली प्रूफ कर दो। कैसे प्रूफ करोगे? अगेन इसे भी ध्यान में रखना मुश्किल है। जहां पे NCR है, प्लस 1 है, कोफिशिएंट्स हैं, आपको ध्यान में रखना मुश्किल हो ही जाता है, बट मैं फिर भी लिख पाया। तो देयर मस्ट बी समथिंग इन माय हेड व्हिच मेड मी राइट इट। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स से इसको प्रूफ करेंगे। किससे प्रूफ करेंगे? ब्रूट फोर्स से। तो NCR को क्या लिखेंगे? और इसे क्या लिखेंगे? ठीक, लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? R फैक्टोरियल R प्लस 1 फैक्टोरियल, किसको लूं? इस दोनों में एलसीएम कौन होगा? R प्लस 1, R प्लस 1 फैक्टोरियल। और इन दोनों में कौन एलसीएम होगा?
ये है, ये होगा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक, यहां पे r है, यहां पे r+1 है, तो मैं यहां लिखूंगा n फैक्टोरियल इंटू r+1 प्लस, यहां पे r+1 है, यहां पे क्या है n-r है, तो मैं यहां पे लिखूंगा n फैक्टोरियल इंटू n-r। समझ में आई बात? अब देखो न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, n फैक्टोरियल कॉमन है, ले लो, r+1 प्लस n-r अपॉन r+1 फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। देखो तो ऊपर क्या आया, r से r कट गया, n+1 फैक्टोरियल अपॉन, देखो तो यही है क्या, n minus r minus 1 factorial plus 1 n-r+1 n-r-1। ठीक, मेकिंग सेंस? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, सर ये तो प्रूव हो गया, बट द आइडिया इज कि सर ये जो आप कह रहे हो द डीएनए ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल, इसको ध्यान में कैसे रखें? तो लेट्स से इसको ध्यान में रखने के लिए अगेन मैं क्रिकेट टीम का एग्जांपल लूंगा। किसका एग्जांपल लूंगा? क्रिकेट टीम का। उसमें लेट्स से, तुम्हारा नाम क्या है? जब मैं 50 बच्चों की क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैंने शुभ को खड़ा किया, शुभ को मैंने खड़ा किया और बोला शुभ यू आर इन टीम, शुभ यू आर इन टीम। तो शुभ मेरे साथ आके खड़ा हो गया कि शुभ टीम में है। अब मैं बोला शुभ को कि चलो बाकी प्लेयर को खोजते हैं, तो कितने बच्चे क्लास से बच गए? 49। 49 में मुझे कितने बच्चों को चुनना है? 10। तो कितने तरीके से मैं 10 बच्चों को चुनूंगा? 49 चूज 10। ठीक, बट मैं ये भी कह सकता था शुभ गेट अप एंड गेट आउट, यू आर नॉट इन द टीम। शुभ गेट अप एंड गेट आउट, यू आर नॉट इन द टीम। तो शुभ बाहर चला गया, क्लास में कितने बच्चे बचे? 49 चूज 11। सो ईदर शुभ इन टीम और शुभ नॉट इन टीम, इसी दो केसेस होंगे। इस दो केसेस के अलावा कुछ होगा क्या? अगर शुभ इन टीम है तो मैं कितने तरीके सिलेक्ट करूंगा? 49 चूज 10। और शुभ अगर टीम में नहीं है तो, और दोनों में ऐड क्यों करूंगा? एंड दिस इज हाउ आई विल सिलेक्ट द, हो गया या नहीं हुआ? प्रूफ कौन ज्यादा अच्छा प्रूफ है? शुभ इन टीम, शुभ नॉट इन टीम, और ये। So once you understand the combinatorial meaning of things, this chapter would become relatively easy. Making sense? So next class mein we will explore questions on principle of addition and multiplication. We will explore questions on factors. We will explore questions on permutations and combinations, and then I will teach you some of the fantastic techniques of permutation and combination which will make your life at least comfortable when it comes to permutation and combination. But still, जैसा कि बच्चों को मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आप IIT JEE के बच्चों को मैं एक जरा बताता हूं कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, खास करके JEE एडवांस्ड, JEE मेंस नहीं, JEE एडवांस्ड, और आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दिखता है तो उसको मार्क करके एंड में अटेम्प्ट करना, उसको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना, अपना दिमाग मत खराब करना। ठीक है, पहले जो क्वेश्चंस आते हैं उसे करना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को एकदम एंड में करना। ठीक है, चलो फिर, सो विल मीट टुमारो, सॉरी नेक्स्ट संडे, एंड विल कंटिन्यू। अच्छा, एक और चीज, जस्ट अ सेक, आपको वेवी कर्व के शीट्स दिए गए होंगे, है ना? उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने टच नहीं किया था लास्ट टाइम, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर रहे हो।
नेक्स्ट क्लास में वो छोटे से पार्ट को डिस्कस कर लूंगा, वो अभी नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बात करेंगे, ठीक है।